ओके बच्चों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज मैं सेंट जोसेफ स्कूल है यहाँ पे राजाजीपुरम लखनऊ में, उसका प्री बोर्ड का पेपर आपको सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और जो भी बच्चे इससे मैं क्लास ले रहे हैं वो अपना खुद का आंसर भी चेक करते रहें और बताते रहें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसमें पूछा गया है द कीवर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जल्दी से बताइए कौन सा सही है। सर बी। बी। बी, न्यू कीवर्ड, बिल्कुल सही। कीवर्ड सारे स्मॉल में होते हैं। स्मॉल में। हाँ, उसके बाद पैरामीटर यूज्ड इन द मेथड कॉल स्टेटमेंट। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो उस समय जो गोल वाले ब्रैकेट में वेरिएबल्स लिखे जाते हैं तो वो उन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? एक्चुअल पैरामीटर, इनफॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, वर्ड पैरामीटर, क्या कहते हैं बच्चों? एक्चुअल। सर एक्चुअल। एक्चुअल पैरामीटर, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। अच्छा, मैं जानकारी भी देता रहूं, जब ओबीजे डॉट कंप्यूट करके फंक्शन कॉल करते हो, उसके गोल वाले ब्रैकेट में a, b इस तरीके से भेजते हो तो उसको एक्चुअल कहा जाता है, एक्चुअल पैरामीटर। और फिर ये वैल्यू, जब ये वैल्यू यहां से भेजी जा रही है और जब ये फंक्शन में पहुंचती है वॉइड कंप्यूट में और वहां पे int x, int y लिखा होता है, तो डेटा टाइप के साथ जब वेरिएबल लिखा होता है तो उसको आपको फॉर्मल पैरामीटर कहना होता है। तो दो ही तरीके के पैरामीटर है, जहां से वैल्यू भेजी जा रही है वो एक्चुअल पैरामीटर, और जहां पे वैल्यू पहुंच रही है यानी फंक्शन डेफिनेशन में या फंक्शन के अंदर जहां वैल्यू पहुंच रही है उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो ये दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट सिंबॉलिक कांस्टेंट इन जावा। सर ए वाला फाइनल। बिल्कुल। आप किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू डालना चाहते हैं तो आपको यहां पर फाइनल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो फाइनल int a इज इक्वल टू 5, या कोई कैरेक्टर वैल्यू लेना चाहते हो तो फाइनल कैर ch इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में a, सिंबॉलिक वैल्यू हो गई। तो ये फाइनल कीवर्ड क्या करता है, a की वैल्यू को फिक्स कर देगा। अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती पूरे प्रोग्राम में, लेकिन a की जो ये वैल्यू है 5, ये जहां कहीं प्रोग्राम में यूज करना चाहे वो आप यूज कर सकते, लेकिन इसको बदल नहीं सकते। जैसे आप सोचे a प्लस प्लस करके हम 5 से 6 कर ले तो नहीं कर सकते, ये खाली इसका मतलब है। उसके बाद है आपका ओके, द ASCII कोड ऑफ कैपिटल बी। जल्दी से बताएं। 66। हाँ, बिल्कुल सही है। जानकारी के लिए बस बता दूं कि कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक ASCII कोड आपके 65 से 90 तक होते हैं, और आपका स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक ASCII कोड आपके 97 से 122 तक होते हैं, और आपका 0 to 9 डिजिट जो होती है उसका ASCII कोड आपका 48 से 57 तक होता है, और जो स्पेस आप लोग स्पेस बार से देते हैं तो स्पेस का ASCII कोड आपका 32 होता है। इतने ASCII कोड आपको पूरे बोर्ड एग्जाम में याद होने चाहिए। ये स्टार्टिंग एंडिंग बाकी बीच में काउंट करके आप निकाल लीजिए। इस तरीके से आपका ये चलेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स। एक्स वेरिएबल में कौन सी फाइनल वैल्यू रहेगी? तो यहाँ पे मैट डॉट सील और मैट डॉट एबीएस, तो मैट डॉट एबीएस 8.0। हाँ मैट डॉट 8.0। हाँ पहले देखो क्या होगा, 8.0। राइट, मैट डॉट एबीएस क्या करेगा, माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कर देगा। लेकिन अगर पहले से ही प्लस में वैल्यू है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, और इसको इंटीजर और डबल टाइप की वैल्यू से कोई परहेज नहीं है, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू भी यहाँ हो सकती है और विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू, वो हटेगा नहीं पॉइंट अगर है मान लीजिए। तो -7.3 है तो ये +7.3 हो जाएगा, और फिर इसको सील को मिला तो सील क्या करता है, इंटीजर पार्ट में 1 का इंक्रीमेंट करता है अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो 7.3 को वो 8.0 बना देगा। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट। तो वैलिड का मतलब आपका सिंटेक्स है ये, कैरेक्टर टाइप का एरे मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें कौन सा सही है आपके हिसाब से? सर बी वाला। बी वाला। बी वाला बिल्कुल सही आपने बताया, बी वाला सही है। अब यहाँ पर और जो गलत है उनको मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देना चाह रहा हूं। जैसे ये ए वाला इसलिए गलत है क्योंकि इसमें गोल वाला ब्रैकेट लगा दिया, और एरे की पहचान है कि आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट होना चाहिए, सॉरी वो स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, तो ये यहाँ होना चाहिए था, और बाकी साइज भी यहाँ होना चाहिए था, ये भी एक गलती है यहाँ पर। यहाँ पे भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा साइज के साथ में, और यहाँ पे आपका साइज मिसिंग है, और ये आपका परफेक्टली सही है। एक सिंटेक्स इसका और है बच्चों, अगर ये ऐसे दिया होता कैर सी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा होता तो ये भी बिल्कुल सही था, क्योंकि दो एरे को हाँ क्लियर ये करने तो। के हैं। अब ये वाला अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वरना ये भी आपका, हम लोग तो यही वाला यूज करते हैं, ये वाला बुक्स में ज्यादातर प्रिंट होता है। तो ठीक है, आपने सही आंसर लगाया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपर क्लास, इसमें से एरे। एरे। अरे हाँ बिल्कुल, रे- देखिए रैपर क्लास और डेटा टाइप में डिफरेंस आपको याद होगा कि डेटा टाइप अगर लिखोगे तो बाइट ऐसे लिखा जाएगा, और उसकी रैपर क्लास क्या है, बी अपर केस हो जाएगा। यही मेजर डिफरेंस है रैपर क्लास और डेटा टाइप में। तो कोई भी रैपर क्लास होगी, जैसे ये स्मॉल में शॉर्ट लिखें तो उसकी रैपर क्लास शॉर्ट ये है, कैर लिखें तो उसकी रैपर क्लास कैरेक्टर है, इंट लिखें तो उसकी रैपर क्लास इंटीजर है और आई बड़ा होगा। रैपर क्लास का पहला लेटर अपर केस में होता है, और एरे तो आपका डेटा टाइप है, ये तो रैपर क्लास है ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट पूछा था, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद द इक्वल्स इग्नोर केस मेथड रिटर्न्स, तो इक्वल्स इग्नोर केस मेथड रिटर्न्स किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? इंट बूलियन 1 -1। सर -1। बताइए बच्चों। बूलियन। सर बोलिए। बूलियन रिटर्न करता है क्योंकि इक्वल्स फंक्शन ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, और ट्रू फॉल्स चाहे इक्वल्स हो चाहे इक्वल्स इग्नोर केस उसकी दूसरी फॉर्म है, तो यहाँ पर बूलियन होगा बच्चे। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू जो है कंपेयर टू रिटर्न करता है, कंपेयर टू न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है, और इक्वल्स जो है बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश अलाउ द क्लास टू यूज द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। तो इसमें बताइए बच्चों। सर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। याद रखिएगा कि जब कभी भी आपका एक से अधिक क्लासेस की बात कही जाएगी तो इसका मतलब वहां पर इनहेरिटेंस ही यूज हो रहा होगा। तो यहां पर इनहेरिटेंस है, जब दो क्लासेस आपस में लिंक करके इनहेरिट करके पहली क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड दूसरी क्लास में एक्सेस करना होता है, तो इनहेरिटेंस। और आपका एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एक्ट टू रिप्रेजेंट ओनली इसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट नेम क्लास, तो इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो आपका इनहेरिटेंस सही है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कोड ऑफ is obtained after compilation of source code, byte code और object code और all the above। बताइए बच्चों, ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट कोड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के बाद कौन सा कोड हमें मिलता है? कंपाइलेशन के बाद कंपाइल कराते हो ना प्रोग्राम, तो उसके बाद कौन सा कोड मिलता है? बच्चों जिस कोड को कंपाइल कराते हो ध्यान देना, जैसे कि आपका ये ब्लूजे प्रोग्राम है, आपने यहाँ पर ये सोर्स कोड लिखा, ये जो कोड लिखते हो यहाँ पर इसको सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड। उसके बाद और कंपाइलेशन के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड बनता है। फिर उसके बाद जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, तो कंपाइल करने के बाद एक नई फाइल क्रिएट होती है। मैं यहाँ पे पूरी प्रोसेस बता रहा हूं। तो ये आपका यहाँ पे जो कोड होता है ये आपका बाइट कोड, या आप इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कह दीजिए। वैसे बाइट कोड मेन कहा जाता है, जो जनरल लैंग्वेज है उसमें बाइट कोड ही माना जाता है। और उसके बाद फिर से इसको कंपाइल आपका जो है कंपाइल तो हो ही चुका है, इसको फिर से आपका रन कराया जाता है आगे बढ़ने के लिए।
तो उसके लिए आपका इंटरप्रेटर कहा जाता है, इसको इंटरप्रेट करवाया जाता है, इंटरप्रेट कराया जाता है। तो एक नया कोड बनता है, इस कोड को आप लोग मशीन कोड कहते हो, मशीन कोड, जो 0 1 में होता है। तो जैसे आपने एक तो ये हो गया, फिर दूसरा जैसे मान लीजिए ये वाला सोर्स कोड आपने ram.java से सेव किया, ram.java, तो ये कंपाइलर कौन कंपाइलेशन कौन करता है? जावा सी नाम का कंपाइलर है, जावा सी। जावा सी, जावा डॉट सॉरी जवैक, जावा सी। तो जावा सी क्या करता है? सोर्स कोड को कंपाइल करता है और आपका बाइट कोड बनाता है। और ये बाइट कोड बनने के बाद आपका जावा का जो इंटरप्रेटर होता है, जैसे कि जेवीएम, ये आपका इसको इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी 0 1 की फॉर्म में। तो इतना प्रोसेस रहता है। तो आपका यहाँ पे आफ्टर इंटरमीडिएट कोड इज ऑब्टेन्ड पाया जाता है आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद इंटरमीडिएट कोड पाया जाता है। तो सोर्स, अब यहाँ पे ये बाइट कोड को ही आप इंटरमीडिएट कोड भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस लाइन का मतलब तो यही है ना कि इंटरमीडिएट कोड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ, यानी कि किस कोड को कंपाइल करने के बाद इंटरमीडिएट कोड मिलता है, यही तो पूछा जा रहा है ना बच्चों। यस सर। हाँ, तो सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद इंटरमीडिएट कोड मिल जाता है। तो यहाँ पे सोर्स कोड हो जाएगा। आप लोगों ने क्या लिखा? सर सोर्स ही लगा। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद द रैपर क्लास टू विच द मेथड पार्स आईएनटी ऑब्टेन्ड बिलोंग टू। पार्स आईएनटी किस रैपर क्लास से रिलेटेड है? तो सर सी। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इसमें आईएनटी लिखा है, तो इंटीजर क्लास से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। फिर आपका यहाँ पे फाइनल स्टोर वैल्यू इन एक्स, तो आपका ये कितना है? 9.0। ये सर 81। 81 सर हो वो गया, 91 था गलती से 80। यस सर। 81 है। और अब आपको बताया गया था कि 0.5 पावर किसी की करी जाती है तो स्क्वायर रूट निकल आता है। यस तो सर यहाँ पे 9.0। 9 आ जाएगा, तो आपका 9.0 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही है। सर यहाँ से क्वेश्चंस ग्रीनफील्ड के एकदम मैच कर रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। से यस 12 सर, तो इसमें 13 और मैसेज एक थे। आउटपुट वाला नहीं, इनसे कई मैच करना हाँ, कई क्वेश्चन। क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ गए, सही कह रहे हो। पिछली क्लास में तो हमने करवाया ही है वो पेपर। यस उसके बाद बच्चों देखिए, नेम द टाइप ऑफ एरर इन द स्टेटमेंट। तो ये, हाँ ये देखो, ये भी सिंटेक्स क्वेश्चन था एरर। उसमें। यस सर था। सिंटेक्स। सिंटेक्स एरर, ठीक है। A dash method need to be called with help of object। कौन सा मेथड? मेथड need to be called with the help of object। ऑब्जेक्ट की मदद से कौन सा मेथड कॉल करवाया जाता है? तो ये आप यहां पे जैसे void देखे तो void कोई मेथड है ही नहीं, क्लास देखे तो क्लास कोई मेथड है ही नहीं, स्टैटिक मेथड हो नॉन सकता है, स्टैटिक। स्टैटिक या नॉन स्टैटिक हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? नॉन स्टैटिक। बिल्कुल नॉन स्टैटिक। मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब आप फंक्शन, मेथड का मतलब फंक्शन है बच्चों। जब आप फंक्शन बनाते हो, तो जैसे void इनपुट बनाया, void कंप्यूट बनाया, तो void से पहले अगर आपका स्टैटिक नहीं लगा है, जैसे स्टैटिक void इनपुट ऐसे मान लीजिए लिखा होता, स्टैटिक void, कोई भी नाम दे देते, यहाँ पे कंप्यूट दे दिया मान लीजिए, ये फंक्शन बना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को या इस मेथड को हम लोग स्टैटिक मेथड कहेंगे। अगर स्टैटिक हटा दें तो इसको हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड कहेंगे। जैसे हम लोग स्टैटिक हटा दें तो इसको नॉन स्टैटिक मेथड कहेंगे, void कंप्यूट को। और जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड हैं वो स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल नहीं करवाए जा सकते हैं। तो कैसे करवाएंगे?
अगर करवाना है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इस नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करवा सकते हो। तो जो हम लोग जितने भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं, वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले, ये सब नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं। और इनको हम लोग कहां से कॉल कर रहे होते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर से कॉल कर रहे होते हैं। यानी कि वॉइड मेन हमारा कैसा मेथड है? स्टैटिक टाइप का है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक मेथड कॉल अगर करना है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये बस खास बात है। तो इसलिए यहां पर पूछा गया कि ऑब्जेक्ट की मदद से कौन सा मेथड कॉल होते हैं, तो आपका नॉन स्टैटिक मेथड कहे जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। हाँ। और बाकी बाकी अगर स्टैटिक मेथड हो तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, बस क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन, तो स्टैटिक के अंदर से स्टैटिक डायरेक्टली कॉल हो जाएंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीवर्ड विच इंडिकेट्स दैट द मेथड रिटर्न्स नो वैल्यू। ये तो बहुत अच्छा है। कौन Void. सा? वॉइड। वॉइड का मतलब फंक्शन सर वैल्यू void। रिटर्न नहीं करेगा, बिल्कुल सही। तो हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद कुछ अलग से इन्होंने बनाने की कोशिश की है। ऐसा जरूरी नहीं इस टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू ही आने हैं, लेकिन खैर इन्होंने पिछले साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो जैसे इसमें हम पहले वाले में देखें तो प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये और, तो यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, तो और वाला ये है आपका लॉजिकल ऑपरेटर ऑड है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और लूप्स। तो अब यहाँ पे देखें तो कीवर्ड, लिटरल और ऑपरेटर ये सब किसका Loop. हिस्सा है? एक मिनट रुकिए। कीवर्ड, लिटरल्स, ऑपरेटर ये किसका हिस्सा है? इनको सबको Tokens. टोकेंस कहा जाता है, टोकेंस। तो अब लूप आपका टोकन नहीं है, तो आपका सही आंसर लूप हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और एंड। तो देखो, Say greater than. हाँ, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये सब रिलेशनल ऑपरेटर हैं, और एंड आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, तो एंड आपका सही होगा यहां पर। उसके बाद वॉइड, कंटिन्यू, ब्रेक और रिटर्न। Void. तो यहाँ पे एक, हाँ, यहाँ पे ऑड वन देखना है तुमको कैसे है, क्योंकि देखिए वॉइड भी कीवर्ड है, कंटिन्यू भी कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है और रिटर्न भी कीवर्ड है। सर रिटर्न होगा। अब एक बार देख लेते तो हैं। वो बाकी सब स्विच में यूज होते हैं। अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पे आपका ये ऑड वन इस तरीके से है कि कंटिन्यू, ब्रेक और रिटर्न ये तीनों जंपिंग जंप स्टेटमेंट स्टेटमेंट है। कहे जाते हैं, और वॉइड आपका जंप स्टेटमेंट नहीं होता है, तो ये आपका वॉइड सही होगा, रिटर्न नहीं है। रिटर्न और कंटिन्यू, ब्रेक तीनों जंपिंग स्टेटमेंट है, जिसमें कि ब्रेक जो है आपका स्विच केस में यूज होता है और लूप में यूज होता है, कंटिन्यू सिर्फ लूप में यूज होता है, और रिटर्न आपका फंक्शन में यूज होता है। तो ये भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद पोर्टेबल और मल्टी थ्रेडिंग और रॉर और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे आप समझिए पोर्टेबल और मल्टी थ्रेडिंग और रोरा ये आपके ये फीचर्स ऑफ जावा है, बिल्कुल सही बच्चा, फीचर्स ऑफ जावा है। प्रोटेक्टेड आपका जो है कीवर्ड है, आपका किसी भी वेरिएबल या मेथड को प्रोटेक्टेड टाइप बनाने के लिए। तो ये आपके ऑप्शन सही है। अब जितने भी आपने सही किए होंगे, तो इनकी वजह से देखिए कितने सारे नंबर कट रहे हैं। अगर आप थ्योरी एक बार ढंग से पढ़ लें समझते हुए, जैसे कि मैंने वीडियोस में प्रोवाइड करी है वो वाली, या मैंने क्लासेस में जो पढ़ाई है, या मैंने अलग से जो पीडीएफ अपलोड की है, अगर उनको एक बार कायदे से पढ़ लें तो ये कितने सारे नंबर आपके बच जाएंगे, वरना ये सारे नंबर आपके धीमे धीमे आपके मार्क्स कम कर देंगे। इसलिए इनको बहुत जरूरी है कि आप डीपली पढ़ ही लीजिए एक बार। और उसके बाद देखिए बच्चों, फिर आउटपुट्स चालू हो गए क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इसमें आपका ये एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 5 है। अब इसको निकालने का तरीका मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसी तरीके से निकाला कीजिएगा। रफ वर्क में आपने वी में 5 डाल दिया और फिर यहाँ पे नंबर 1 डाला, स्टेप 1। और स्टेप 1 में क्या है, 5 माइनस माइनस होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4। तो 4 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू। तो नीचे आए और यहाँ पे आप आउटपुट लिख सकते हैं, आउटपुट। तो आउटपुट में आपका पहले 4 ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर जाने पर, क्योंकि आपका लूप ऊपर जरूर जाएगा, फिर माइनस माइनस होकर ये सेकंड स्टेप कंडीशन ट्रू हो रही, इसलिए मैं लिख रहा हूं। कंडीशन ट्रू नहीं होते तो नहीं लिखते। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये माइनस माइनस होकर 3 हो जाएगा। 3 भी बड़ा है 0 से, फिर 3 प्रिंट हो जाए तो 3 प्रिंट हो गया। फिर माइनस माइनस होकर आपका
थर्ड स्टेप में 2 हो गया, 2 भी बड़ा है तो 2 प्रिंट हो जाए। फिर आपका फोर्थ स्टेप में आपका यहाँ पर 1 हो गया, 1 भी 0 से बड़ा है तो 1 भी प्रिंट हो जाए। फिर माइनस माइनस होकर आपका फिफ्थ स्टेप में 0 हो गया, अब इक्वल टू भी लगा है तो 0 0 बराबर है तो 0 प्रिंट हो जाए। तो उसके बाद माइनस माइनस होकर जैसे ही आपका ये -1 होगा तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे आउटपुट ये मैंने लाइन चेंज करके लिखा है तो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आउटपुट आएगा तो आप प्रिंट फंक्शन पे विशेष ध्यान देंगे कि ln लगा है या नहीं लगा है। तो यहाँ पे नहीं लगा है इसलिए आपका 4 3 2 1 0 ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। निकल पाया आप लोगों से? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये एक लाइन में आना चाहिए आपका। उसके बाद कभी भी आउटपुट आए तो ln पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके देखिए ये आपका एम्प्टी लूप दे दिया गया है, ये मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है कि जब कभी भी फॉर लूप में सेमीकोलन लगा दिया जाए तो इसको बॉडीलेस लूप या एम्प्टी लूप कहते हैं, यानी कि इस लूप के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट लूप का हिस्सा नहीं होते हैं। तो क्या होगा फिर? तो ये लूप अपने में ही चलता है और नीचे नहीं आने देगा कर्सर को जब तक लूप फॉल्स ना हो जाए। तो x के पास 1 है, 3 से छोटा है तो यहीं से ये आपका x प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2। फिर यहां आएगा 2 भी 3 से छोटा है, फिर यहीं से आपका x प्लस प्लस होके हो जाएगा 3। अब 3 भी आपका 3 के इक्वल है, फिर यहीं से प्लस प्लस होके आपका हो जाएगा 4। अब 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 तो कंडीशन फॉल्स, और यहीं से आपका ये बाहर आएगा और x प्रिंट हो रहा है तो x के पास लास्ट टाइम क्या था 4 था, तो ये आपका 4 आउटपुट के रूप में निकल आएगा। आया? यस सर। हाँ, यस सर। बहुत अच्छी बात। तो ये एम्प्टी लूप या बॉडीलेस लूप है, सेमीकोलन का मतलब है नीचे कर्सर नहीं आएगा, पूरा ऊपर चलेगा। और खास तौर पे आप अगर यहाँ पे 2 लाइन लिखी होती तो आप और कंफ्यूज हो जाते। जैसे यहाँ पे भी एक लाइन लिखी होती तो आप सोचते कि कर्ली ब्रैकेट नहीं खुला है तो खाली ये एक्स वाली लाइन लूप के अंदर है और दूसरी वाली लाइन लूप से बाहर है, लेकिन सेमीकोलन का मतलब है कोई भी लाइन लूप के अंदर नहीं है। तो यानी कि लूप जब फॉल्स होगा तभी आपकी ये दोनों लाइनें एक्सिक्यूट होंगी, ये वाली बात याद रखिएगा। उसके बाद तो इसका आउटपुट 1 2 3 तो आएगा? इसका आउटपुट आपका 4 आएगा, 4। 4 आए। ओह अच्छा, आपने इसके यानी ये लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, सेमीकोलन नहीं देखा आपने। हाँ सर हाँ, नहीं। ये गलत हो गया आपका, सिर्फ 4 आएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कभी भी एरे आ जाता है तो आप चुपचाप इंडेक्स नंबर डाल दीजिए। अब एरे 2 तरीके का होता है, नंबर का एरे या वर्ड्स यानी कि नाम का या वर्ड्स का एरे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे दिया है, वर्ड का एरे। तो 0 वाले इंडेक्स नंबर पे आपका रमेश है, 1 वाले इंडेक्स नंबर पे कविता है, फिर 2 पे कोमल और फिर 3 पे श्रेया है। अब उसके बाद यहाँ पर लेंथ फंक्शन यूज किया जा रहा है, तो एस डॉट लेंथ और यहाँ पे गोल वाला ब्रैकेट लगा दिया। तो ये सिंटेक्स बच्चों गलत है, यहाँ पर ये गोल वाला ब्रैकेट नहीं होगा, नहीं तो आपका एरर आ जाएगी। अब इस अगर खाली लिखेंगे एस डॉट लेंथ तो लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ वर्ड काउंट कर दे, तो 1 2 3 4 तो 4 वर्ड है। इंडेक्स नंबर को काउंटिंग नहीं कहा जाता है, पहला वर्ड या पहला नंबर 1 गिना जाता है। तो ये 1 2 3 4 तो यहाँ पे आउटपुट आपका 4 आएगा, लेकिन ये आपका सिंटेक्स गलत है, प्रिंटिंग करते समय गलत लग गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे खासियत क्या थी, यहाँ पे किसी एक वर्ड का लेंथ अगर पूछा गया होता तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया गया होता है, लेकिन इंडेक्स नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब पूरे एरे का लेंथ पूछा गया है तो आपका 4 आ गया। और यहाँ पे नीचे वाले में देखिए एक पर्टिकुलर वर्ड का लेंथ पूछा गया तो एस स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिख दिया गया, तो 3 पे क्या है श्रेया है। तो 1 अब इसको भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तो ये आपका अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे आगे भी देख लीजिए, ये एस डॉट सॉरी एस ऑफ 3 पे श्रेया आ जाएगा और श्रेया में सबस्ट्रिंग लगाया है और 2 लिखा है, तो यहाँ पे यानी यहाँ पर पर्सनल फिर इंडेक्स 2 के बाद के हाँ सारे प्रिंट हो यस, जाएंगे। तो इंडेक्स नंबर पर्सनल भी डालना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स नंबर डाल दिया आपने। और सबस्ट्रिंग क्या करता है कि जहां जो भी इंडेक्स नंबर 1 अगर दिया है तो वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ देगा, जैसे ये 2 दिया है तो यानी 2 से आखिरी तक का पूरा तोड़ देगा, तो आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा रिया। आपका आउटपुट रिया आ जाएगा, ये आया है आउटपुट। और यहीं पे अगर 2 इंडेक्स नंबर दिए होते सबस्ट्रिंग में, यानी कि ऐसे कुछ लिया होता 0 0 3 0 3 अगर दिया होता
ठीक है, तो अगर 2 इंडेक्स नंबर दिए होते तो आखिरी वाले से एक कम, यानी 3 है तो 2 तक, 0 से तोड़ो 2 तक, तो 0 से 2 तक आपका एस एच आर खाली टूटता। अगर 0,3 दिया होता तो एस एच आर आता। तो दोनों सिंटेक्स आपको आउटपुट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट आपका पहले वाले का 4 आ गया है, दूसरे वाले का री आ गया है। समझ गए सारे बच्चे? Yes, Yes, sir. उसके बाद देखिए z इज इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर, और मैट डॉट फ्लोर क्या करता है, माइनस वाली वैल्यू में और छोटा नंबर कर देता है, यानी कि यहाँ पे फ्लोर का कितना आ Minus जाएगा, 5.0. -5.0। बिल्कुल सही आपने निकाला। एक बार मैथ क्लास वाले फंक्शन की जो वीडियो मैंने डाल रखी है उसको देख लीजिए, सारे फंक्शन उसमें है, आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर मैट डॉट सील 3.4, 4.0. तो ये आपका 4.0. 3.4 अगर है तो ये आपका 4.0 दे देगा, 4.0। फिर मैट डॉट पावर 2 की पावर 3 कर Plus देगा, 8. 8.0 कर देगा। अब आप इसको जरा ऐड कर लीजिए क्योंकि सब प्लस लगे हैं ना, तो 4 और 8 कितना हो गया आपका, Sir, 12, और 12 माइनस 5, 7.0. 7.0. 7, 12 माइनस 5 7, तो 7.0 इसका आउटपुट आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन है वो आपको मैं बता रहा हूं कि It is as same as the name of a class, or sir, second, it can never be called. देखिए मैं बता रहा हूं फिर से, दूसरा वाला क्या बताया था आपने, It has no return type, not even void. नहीं पहले वो अपर्णा आप बताइए, दूसरा क्या बताया था आपने, Sir, it can never be called. कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करा जा सकता है, क्या बात कर रही हो, So it is automatically called. हाँ, Needs at no object creation. एट द टाइम ऑफ व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट। तो आपको दो हमने बताए थे क्लास के अंदर, पहला आपका बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है, ये सबसे मेन फीचर है। दूसरा बताया था कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ये दोनों आप याद कर लीजिए। और तीसरा अगर आप चाहें तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट, तीन आप याद रखिए। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय पैकेज, गिव एन एग्जांपल। तो पैकेज इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इट्स रिलेटेड मेथड्स। पैकेज क्या है, उसके अंदर बहुत सारी प्रीडिफाइंड क्लासेस और उससे रिलेटेड मेथड्स स्टोर होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल, सर, हमने पैकेज में लिखा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ, नहीं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ क्लास। सर, इतना लिखा, और एग्जांपल में जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ। चलिए उनको दे देना चाहिए, लेकिन हमने जो बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो एग्जीक्यूटिबल क्लासेस आप कह सकते थे तो ज्यादा अच्छा रहता है, एग्जीक्यूटिबल क्लासेस एंड इट्स रिलेटेड मेथड, यानी पहले से ही कंपाइल्ड क्लासेस और मेथड का कलेक्शन होता है पैकेज। और आपका ये जावा डॉट यूटिल हो गया, जावा डॉट आईओ हो गया, जावा डॉट Java.lang, लैंग हो गया, तो ये कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ऐसे जावा डॉट नेट, जावा डॉट AWT, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद स्टेट डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में आप कहोगे कि कॉल बाय वैल्यू में ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप आर सेंड, कॉल बाय वैल्यू में प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं, यानी कि वो जो 8 होते हैं, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, फ्लोट डबल, कैर और बुलियन, ये इनमें से कोई वैल्यू अगर भेजनी होगी तो ये वैल्यू अगर भेजोगे तो कॉल बाय वैल्यू माना जाएगा फंक्शन के पास। और कॉल बाय रेफरेंस में ऑल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर पास्ड, यानी कि आपका एरे भेजोगे, स्ट्रिंग भेजोगे या कोई क्लास का ऑब्जेक्ट भेजते हो तो वो आपका कॉल बाय रेफरेंस होगा। उसके बाद कॉल बाय वैल्यू में जो भी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर को भेजी जाती हैं, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किया तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। और कॉल बाय रेफरेंस में जो भी वैल्यू भेजी जाती हैं अगर फंक्शन को, तो अगर फंक्शन में उन वैल्यूज में कोई चेंज किया तो ओरिजिनल वैल्यू भी बदल जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि इन कॉल बाय वैल्यू व्हेन वी सेंड एनी वैल्यू देन द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ वैल्यू to pass to the formal parameter, and if any change made in formal parameter then actual parameter will not be changed, यानी ओरिजिनल वैल्यू बदलती नहीं है। और इसमें कॉल बाय रेफरेंस में
क्योंकि आपका एड्रेस भेजा जाता है, यानी आप ओरिजिनल वैल्यू भेजते हो, तो ओरिजिनल वैल्यू में अगर फंक्शन में कोई भी बदलाव किया गया तो एक्चुअल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू भी बदल जाएगी। तो ये डेफिनेशन आपके पास है, आप उसको देखिएगा। और इस संडे को मैं बहुत ही प्रीमियम कंटेंट अपना अपलोड करने वाला हूं ऐप पर, उसको देखिएगा। उसी से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनपुट इनपुट आउटपुट, और ये जितने भी आपका थ्योरी सर है। पीडीएफ बनाइएगा। हाँ, पीडीएफ ही होगी बेटा। हाँ उस सर, ठीक, थैंक उसके यू। बाद है डिफरेंस उसमें बोर्ड में मिल जाए। हाँ, पूरा बोर्ड तक का फाइनल। बस उसमें प्रोग्रामिंग जितनी हमने क्लास में पढ़ाई है वो तो आपके अलग ही रहेगी, लेकिन जितना ये सब होता है जो आप इस समय पढ़ रहे हो, यानी थ्योरी है, आउटपुट है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इवन ऑड हैं, डिफरेंसेस हैं, सब उसी में मिल जाएंगे। ये तो सही है सर। बहुत अच्छा कंटेंट, हाँ प्रीमियम सर, कंटेंट। वो फिर उसी में से पढ़ लेंगे थ्योरी के लिए फिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच केस। तो इफ एल्स स्विच केस में आपका डिफरेंस पूछा गया है, तो ये बिल्कुल ग्रीनफील्ड वाला ही पेपर लग रहा है, उसमें भी पूछा गया था। तो मैंने बताया था इफ एल्स में ऑल डेटा टाइप कैन बी यूज्ड, यानी कि जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप कैन बी यूज्ड। और आपका यानी एग्जांपल में इंट, कैर, फ्लोट, डबल कुछ भी लिख सकते हैं। और स्विच केस में सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर डेटा टाइप इज यूज्ड। स्विच केस में सिर्फ कैरेक्टर, क्योंकि चॉइस वैल्यू होती ना, तो चॉइस कैसी होती, या तो कैरेक्टर टाइप की होगी या तो इंटीजर टाइप की। और इफ एल्स में आपका इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल जितने भी हैं सब लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी मैच कर लो। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है इफ एल्स में, कि इफ एल्स में ऑल ऑल रिलेशनल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब सब तरीके की वैल्यू मैच की जा सकती हैं, कंपेयर की जा सकती हैं। सर इफ एल्स और स्विच में एक डिफरेंस ये भी तो लिख सकते हैं कि इफ एल्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी ब्रेक स्टेटमेंट, इन स्विच स्टेटमेंट देयर इज अ ब्रेक कंपल्सरी और इट विल जनरेट फॉल्स थ्रो सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं बोलने वाला था, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। उसके बाद ये मैंने बताया कि इसमें सारे रिलेशनल डेटा टाइप यूज हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और इसमें सिर्फ इक्वालिटी ही चेक होती है, स्विच केस में केस जो बनते हैं तो इक्वालिटी ही चेक होती है, इसके अलावा और कुछ मैच नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस आपने बता दिया कि स्विच केस में ब्रेक यूज होना जरूरी है और इफ एल्स में ब्रेक जरूरत नहीं है। और फिर आप कह सकते हो था इसमें जो है स्विच केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है और इफ एल्स में डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं होता है। तो ये चार डिफरेंसेस हैं, चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। फिर ये नेम, सर। हाँ, नेम द कीवर्ड विच। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये अच्छा आ गया। सर शीट से देखिए आप वाली। देखिए देखिए, नेम द कीवर्ड विच यूज टू इम्प्लीमेंट द पैकेज इनसाइड अ क्लास। क्लास के अंदर, Import. यस, इंपोर्ट पैकेज, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, इंपोर्ट। उसके बाद इंडिकेट दैट मेथड हैज नो रिटर्न वॉइड। वैल्यू, वॉइड। वॉइड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर ये तो हो गया दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई द नेम एंड टोकन, आइडेंटिफाई एंड नेम द टोकन्स। तो ये क्या है आपका, As specifier. एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या है आपका, Character. कैरेक्टर लिटरल, कैरेक्टर लिटरल है ये। और जितनी भी वैल्यू होती है बच्चों याद रखिएगा, अगर फिक्स वैल्यू कहीं भी कुछ पूछ दिया गया नाम वगैरह, तो आप उसको लिटरल वर्ड जरूर यूज करोगे, जैसे खाली कैरेक्टर नहीं कहोगे, कैरेक्टर लिटरल कहोगे। ऐसे यहाँ पे 5 होता तो इंटीजर लिटरल, 5.2 होता तो फ्लोटिंग लिटरल, ऐसे करके यूज करते हैं। ये आपका क्या है, रिलेशनल इक्वल टू ऑपरेटर। Relation. हाँ, रिलेशनल इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, ऑपरेटर। और ये आपका क्या है, Separator. या, Poly. हाँ, ये आप सेपरेटर, या आप इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इन नामों से इसको जाना जाएगा, ठीक है। आपकी थ्योरी हो गई। अब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। जल्दी से पहले तो सेंट जोसेफ वाले बच्चे ही बता दें कि कौन सा प्रोग्राम मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। सर 8th वाला या 7th वाला देख।
देखिए मैं अभी वैसे मैं पेन से लिखूंगा तो जल्दी लिख पाऊंगा, हमें लग रहा है टाइपिंग देर लग जाएगी। आपने कहा 8th वाला और 7th और वाला, 7th। चलिए देखते हैं। सेवेंथ वाले में आप पिगलेटिन स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं यहाँ पर, और पिगलेटिन, सर हाँ सर 6 वाले में हम लोग को वो बाइनरी सर्च का आया था प्रोग्राम, नहीं, और 6 उसमें वाले में तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे सर सिक्स 6 में नहीं सर, 6 नहीं, 5 5, तो उसमें बाइनरी सर्च का आया था, फिर उसमें पोजीशन भी निकालनी थी, तो हाँ वहां पे C++ कर दिया है सर, मतलब नहीं, जो मिड पॉइंट निकालना था उसमें, उसके बाद। मुझे पढ़ लेने दीजिए। अच्छा बाइनरी ठीक। सर्च लिस्ट इंटीजर बिलो टू सर्च फॉर एलिमेंट इनपुट बाय यूजर, इफ नॉट फाउंड डिस्प्ले एलिमेंट along with पोजीशन, अदरवाइज डिस्प्ले सर्च नॉट फाउंड। ठीक, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च में आपको जब आप लूप लगाते हो वाइल वाला, और उसमें लिखते हो इफ नम इज इक्वल टू ए ऑफ एम, एम मतलब मिड, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि मिड पे ही नंबर पाया जाता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या लिख देते हो, फ्लैग इक्वल टू एफ इक्वल टू 1, और आपको पोजीशन भी चाहिए, तो पोजीशन किसके पास है, मिड के पास है, तो यानी कि कोई पी नाम का वेरिएबल ले लो, तो पी इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये निकालना पड़ेगा आपको पोजीशन, ऐसे नहीं आप जैसे बोल रहे हो C++ कर देंगे। पोजीशन का मतलब इंडेक्स नंबर से एक ज्यादा वाला जो नंबर होता है वो पोजीशन है। तो अगर आपका जो है एम, एम में जिसमें मिड निकाल रहे हो, एम इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 वाली लाइन जो लिखते हो, तो मिड जो निकला वही इंडेक्स नंबर बता रहा है, और उसी इंडेक्स नंबर पे वो नंबर है, अगर वो मैच हो गया है तो वो एम के पास वो इंडेक्स नंबर है, तो पोजीशन इज इक्वल टू यानी पी इज इक्वल टू एम प्लस 1 करोगे तो आपका पी के पास पोजीशन आ जाएगी, उसके बाद ब्रेक कर देते हैं। तो ये वाली लाइन आपको सीखनी पड़ेगी। फिर ये पिगलेटिन स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम है बेटा, बहुत आसान है, मैं यहीं पे लिख के बता दे रहा हूं, आपका अलग से चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए पिगलेटिन स्ट्रिंग का मतलब क्या था कि कोई भी नाम, जैसे कि आपका, मैं अगर एसी की बात करूं, ये लंदन स्टोर है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, पहला कैरेक्टर आपको वॉवेल चेक करना होता है, कि जो भी पहला कैरेक्टर वॉवेल मिल जाए, जैसे ये ओ मिल गया आपका वॉवेल, तो यहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ लो, तो O N D O N ये पूरा तोड़ लिया आपने। उसके बाद पहले पहले वॉवेल से पहले जो भी लिखा है वो लास्ट में जोड़ दो, तो ये एन तक तो हो ही गया था, अब लास्ट में एल और जोड़ दिया, और उसके बाद ए वाई जोड़ दो, बस इतना ही होता है। तो अब ये जो बना है इसको पिगलेटिन स्ट्रिंग कहा जाता है। तो मान लीजिए आपने यहां पर, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, आपने एस स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो एस इज इक्वल टू और एस सी डॉट नेक्स्ट, और क्योंकि एक ही वर्ड होता है इसमें तो नेक्स्ट लाइन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर लगा दिया तो कोई गलत बात भी नहीं है, तो नेक्स्ट डॉट, और क्योंकि अपर केस में कह रहे हैं तो टू अपर केस लगा दीजिए, यहीं पे लगा सकते हैं और अलग लाइन में भी लगा सकते हैं अपर केस। ठीक है, तो ये आपका लंदन अपर केस में आ गया। फिर आप फॉर लूप लगाओगे यहां पर, फॉर आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन, जो भी इसकी लेंथ निकलेगी तो एस डॉट लेंथ डायरेक्ट लिखो, या पहले एन इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ निकाल लो, ये लेंथ निकल आई आई प्लस प्लस। उसके बाद जो है बच्चों कर्ली ब्रैकेट खोला, एक कैरेक्टर तोड़ा, कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट, ये कैरेक्टर तोड़ा आई से, और फिर जो मैंने वॉल वाला इंडेक्स नंबर से निकालते हैं ना वॉवेल, वो वाला तरीका लगा सकते हो, नहीं तो चुपचाप आप जो है, क्योंकि सारे अपर केस हैं, तो सी एच इज इक्वल टू ए, सिंगल कोट्स में ये लिखना, और का साइन, सी एच इज इक्वल टू ए ई अपर केस में, और सी एच इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये पांचों लिख डालो। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है बच्चों, तो यहीं पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप सीधे प्रिंट करा सकते हैं, आपको वही सारा आउटपुट एक ही बार में मिल जाएगा। SOPLN लिखा आपने, देखिए सबसे पहले कहा गया कि जो पहला वॉवेल है वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ दे, तो एस डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग, और ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपके पास सॉल्व है,
एस डॉट सबस्ट्रिंग, और देखिए वॉवेल कहाँ मिला होगा, लंदन में वॉवेल आपका ओ पे मिला होगा। तो जब आप यहाँ पर ओ से आखिरी तक का तोड़ना चाहते तो ओ का इंडेक्स नंबर किसके पास है, आई के पास है। अभी मैं समझा दूंगा, तो यहाँ पे खाली आई लिख दीजिए, तो आपका ओ एन डी ओ एन इससे मिल जाएगा सबस्ट्रिंग से। उसके बाद एस डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग, और यहां पे बच्चों आपको 0, लिखना है, 0, और उसके बाद प्लस ए वाई डबल कोट्स में जोड़ देना, ए वाई डबल कोट्स में जोड़कर, और यहां पर बंद कर दीजिए, ये गोल वाला ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और उसके बाद अब क्योंकि आगे नहीं चलाना, क्योंकि आउटपुट हमारा आ चुका है, तो यहीं पर ब्रेक भी लगा देंगे, ब्रेक, और बस बंद कर दीजिए, हो गया। अब जल्दी जल्दी से एक बार मैच कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आई 0 है, 0 पे आपका कैरेट फंक्शन से क्या टूटेगा, एल टूटेगा, एल। तो एल आपका ए आई ओ यू से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इफ से बाहर चले जाओगे, इफ से बाहर चले जाओगे, और लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया। 1 पे आपका क्या टूटा, 0 1, 1 पे आपका ओ टूटा, ओ अपर केस वाला। अब ओ यहाँ पे मैच हो जाएगा ए ई आई ओ यू से, तो उस समय आई का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है बच्चों, 1। तो देखो यहाँ पे एस डॉट सबस्ट्रिंग आई, आई क्या मतलब 1, तो 1 से आखिरी तक का तोड़ दे, तो 1 से पूरा ये ओ एन डी ओ एन पूरा तोड़ देगा, यहाँ पे ओ एन डी ओ एन अपर केस में ये पूरा निकल आएगा। फिर दूसरा देखिए एस डॉट सबस्ट्रिंग 0, तो 0 से तोड़े आई से पहले तक, तो आई क्या था इस समय, अभी आई आपने देखा था 1 है, तो 1 से पहले तक मतलब 0 तक, तो 0 से 1 तोड़े 0 तक, नो आई 1 था ना, तो 1 से पहले का मतलब क्या हुआ, 0 तक तोड़े, तो 0 से तोड़ना चालू करे 0 तक, तो आपका क्या टूटेगा, एल। तो यहां पर आपका एल आ जाएगा, और फिर ए वाई लास्ट में आप जोड़ ही रहे हो ये वाला, तो ओ एन डी ओ एन, और बीच में प्लस लगा है, और ये आपका एल आ चुका है, और फिर बीच में प्लस लगा, फिर ए वाई, तो आपका ये वाला आउटपुट कंप्लीटली आ चुका है। अब आउटपुट आ चुका है तो वॉवेल तो और भी आगे होंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, जिससे कि आगे वाले कोई वॉवेल अब चेक ना हो, नहीं तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाती है। आ गया बच्चों समझ में? बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए यस तो आराम से मैंने उसमें समझाया है, स्ट्रिंग वाली वीडियो खोल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। उसके बाद आप यही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, 8। यस हाँ देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर वाला हम लोग कर चुके हैं, यहाँ मैंने कराया है, फिर भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको मैं बताए दे रहा हूं, आप देख लीजिए। इसमें आपका आस्काई कोड वाला लूप चलाकर और ये काम करवाया जा सकता है, देखिए आराम से आप इसको देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, फंक्शन वाला क्वेश्चन कर लिया था, यस सर, बहुत आसान। तो इंपोर्ट्स लगाकर क्लास और फिर पीएसवीएम, और उसके बाद आपका स्कैनर, इतना तो फिक्स होता है हर प्रोग्राम में, तो इतना आप लिख लिया कीजिए। फिर हमें क्या करना था, हमें करना था कि जो भी आपने यहाँ पे जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट किया है, तो उसमें ए कितनी बार आया है, और जो भी लेटर्स में है बस उन्हीं को काउंट करना है कि वो लेटर कितनी कितनी बार आए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। सबसे आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लीजिए जिसमें हमें ये इनपुट करना है, तो स्ट्रिंग एस डबल कोट्स लगा दिया, फिर INT, आई और एन तो मस्ट है, बाकी आपको जो और चीजें चाहिए होंगी अभी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। फिर SOPLN एंटर स्ट्रिंग, इस तरीके से आप मैसेज दे दीजिए, और फिर S इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये भी क्वेश्चन बोर्ड का है, आपको कराया जा चुका है। फिर इसकी लेंथ निकाल लीजिए, N इज इक्वल टू S डॉट लेंथ। तो स्ट्रिंग में भी मैंने बताया था कैर एट वाली लाइन जो होती है वहां तक का फिक्स होता है, फिर आप यहां से लूप चला दीजिए। तो
यहां पे इनपुट करते समय आप एक काम जरूर कर दीजिएगा, अपर केस लोअर केस जरूर लगा दीजिएगा, टू अपर केस, क्योंकि नहीं तो फिर वो 10 बार चेक करना पड़ेगा आपको, 5 लोअर और 5 अपर, ये लगा दीजिएगा। अब यहां पे आपने एक कैरेक्टर लूप चलाया, फॉर कैर, कैरेक्टर का लूप चला सकते हैं बच्चों, कैर सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैपिटल ए और सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, और फिर सी एच प्लस प्लस, सी एच प्लस प्लस करोगे तो ए से बी बन जाएगा, बी से सी बन जाएगा, ये अपने आप हो जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए आपको काउंटर वेरिएबल जरूरत होगी, तो आप यहाँ सी ले लीजिए और c इज इक्वल टू 0 यहां डालेंगे, क्योंकि एक लेटर की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती तब तो c इज इक्वल टू 0 यहां डालते, हमें एक से अधिक लेटर की फ्रीक्वेंसी पता करनी, इसलिए हर बार c इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, ये उस जो भी स्ट्रिंग इनपुट कराई है उसमें से सारे लेटर तोड़ तोड़ के ch से मैच कराने के लिए है, लेस देन n और i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहां पर कैरेक्टर तोड़िए, कैर सी एच आर ले लीजिए, क्योंकि सी एच आप ऊपर ले चुके हैं, सी एच आर इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट जे, नहीं कैरेट आई, क्योंकि आई से आपने चलाया लो, कैरेट आई ले लीजिए। फिर आपको यहां मैच कर लेना होता है कि सबसे पहले ऊपर वाला लूप क्या देगा, ए देगा, और क्या कहेगा कि आई वाले लूप से सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग के तोड़कर ए से मैच कराओ। तो यहां पे सी एच आपने लिख लिया इज इक्वल टू सी एच आर, तो क्या होगा कि जब स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर तोड़ तोड़ के सी एच आर वाला कैरेक्टर सी एस से मैच होगा, तो यानी कि जितने ए होंगे वो यहां पर मैच हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे तो सी प्लस प्लस कर दीजिए, तो इसका मतलब सी बढ़ता रहेगा आपका, और फिर ये लूप बंद हो जाएगा, तो ए पहले मैच हो गया। फिर हम लोग चेक करेंगे कि सी ने अगर फ्रीक्वेंसी काउंट की है तो सी की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी होगी, तो ग्रेटर देन 0 अगर है तो यहां पर आप एसओपी में SOPLN लगा दीजिए, और यहाँ पर मैसेज जैसा भी उसमें क्वेश्चन में दिया है वैसा मैसेज दे सकते हैं, मैं यहाँ पे इक्वल साइन लगाकर प्रिंट करा दे रहा हूँ। किस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाली है आपने, अभी CH की निकाली, और फिर मैं इक्वल साइन चाहता हूं तो मैं इक्वल साइन दे दूंगा, फ्रीक्वेंसी लिखना है आप फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, और फ्रीक्वेंसी किसके पास आई है, C के पास आई है, और उसके बाद इसको कर दीजिए बंद, और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास। तो इसका थोड़ा सा सार मैं बता दे रहा हूं क्या हो रहा है, कि पहला वाला लूप कैरेक्टर देता है नीचे वाले लूप को कि इस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी निकालो, तो पहला वाला लूप सबसे पहले ए का कैरेक्टर दे रहा है इसको कि ए की फ्रीक्वेंसी निकालो। फिर यहां पर आप पूरा लूप चलाते हो और जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट की है, कंप्यूटर या हार्डवेयर टाइप का आपने कुछ इनपुट किया था, तो कंप्यूटर का सी टूटेगा, ओ टूटेगा, और सब किससे मैच हो रहे हैं, सी एच से, सी एच क्या है, ए है, तो अगर कंप्यूटर हार्डवेयर में कहीं ए है तो यहाँ पे सी प्लस प्लस हो जाएगा। फिर लूप से जब बाहर निकलोगे सी की वैल्यू कुछ ना कुछ हो ही चुकी होगी, 1 2 3, तो वो 0 से बड़ी होगी, तो नीचे आए सी एच प्रिंट हो जाए, सी एच पास क्या था ए, और अगर कंप्यूटर हार्डवेयर में मतलब ए 3 बार आया है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 2 बार आया तो 2 आ जाएगा, 1 बार आया है तो 1 बार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से लूप बच्चों फिर से ऊपर चला जाएगा और सी एच प्लस प्लस होकर बी दे देगा, फिर सी की वैल्यू देखो 0 हो गई। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में से सारे कैरेक्टर तोड़ तोड़ के किससे मैच कराएगा, बी से, अगर एक भी बी नहीं है तो सी प्लस प्लस नहीं होगा, तो लूप से बाहर आओगे और सी 0 बना रहेगा, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंटिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर कैरेक्टर है तभी प्रिंटिंग हो, अदरवाइज ना हो। इस तरीके से चलेगा। बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस इतने ही वेरिएबल होंगे, और तो मैंने कोई वेरिएबल लिया नहीं, बस सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपके नोट्स में है। और कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? ये तो फिर अच्छा, हाँ यहाँ पे एक और मैं बता दूं, जैसे ये हेडिंग डालना चाहते हैं कि ये आपको अभी दिखाई पड़ा होगा, ये हेडिंग डालना चाहते हैं, ये कैरेक्टर लिख के आया, ये फ्रीक्वेंसी लिख के आया, तो ये हेडिंग आपको कहाँ डालनी पड़ेगी, ये हेडिंग आपको लूप चलाने से पहले, यानी कि यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे स्लैश टी डाल दूं, अगर स्लैश टी तो स्पेस भी आ जाएगा, तो यहाँ पर एसओपी में आप यहाँ पर कैरेक्टर कैरेक्टर स्लैश टी, और उसके बाद आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो गया। अब देखिए कैरेक्टर नीचे सारे कैरेक्टर सीएच प्रिंट होगा, फ्रीक्वेंसी के नीचे सारी फ्रीक्वेंसी प्रिंट होगी, तो ये आपकी हेडिंग भी आ जाएगी। बच्चों जल्दी से बताइए और कौन सा क्वेश्चन बता दें, या हो गया?
सर हो गए तो। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? ये स्पेशल नंबर वाला तो ठीक ही है, ये सर्चिंग हो गई बाइनरी सर्च में, पैटर्न मैंने पिछली क्लास में बताए थे, और ये आपका डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी हम लोग करा चुके हैं, पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है इस टाइप का। ठीक है, तो बहुत अच्छा पेपर था, ऐसे ही पेपर मिलेगा, बहुत ज्यादा उम्मीद ना कीजिए कि बहुत टफ हार्ड पेपर मिलेगा, ऐसे ही पेपर मिलेगा। तो यानी सक्सेस की क्या है, जितने मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं जहां कहीं भी, ऑफलाइन ऑनलाइन में, बस बच्चों वहां पर आकर आप क्लास बैठे भी रहेंगे ना, तब भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सुनते रहिए, बैठे रहिए, सुनते रहिए, और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अगली क्लास में किसी नए पेपर के साथ या हमने जो डेटा बनाया उसके साथ फिर से मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you.